is Shreya and I welcome you back over this online education platform. So guys, in our previous video we have discussed about the French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट फर्स्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने एक माइंड मैप बना लिया था इस पूरे चैप्टर का, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर में कंटिन्यूटी रखेंगे. सो यू हैव टू मस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर किस घटनाओं पे बेस्ड है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. तो उसी के बेसिस पे हम इस चैप्टर में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे. सो मस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. यू मे फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक. सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जस्ट उसके आगे का. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. तो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक को हमने कहाँ पे एंड किया था. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है. सो हमने अपने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक को एंड किया था उस वर्साइल्स की मीटिंग पे, जहाँ पे 300 फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स किसके थे, थर्ड स्टेट के. तो जो वर्साइल्स में मीटिंग हो रही थी वहाँ पे हमने अपना लास्ट वीडियो में टॉपिक एंड किया था, वर्साइल्स मीटिंग पे. सो वर्साइल्स की मीटिंग जो किंग ने अरेंज की थी, किस लिए, टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए. कहाँ, थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए ये मीटिंग अरेंज की गई थी. सो इस मीटिंग में क्या था, 300 मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड 300 मेंबर्स ऑफ द सेकंड स्टेट. और यहाँ पे जस्ट इनके पीछे, ये आगे बैठे हुए थे, उसके जस्ट पीछे थर्ड स्टेट के मेंबर्स क्या थे, खड़े थे. 300 यानी कि 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट और यहाँ पे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के मेंबर्स बैठे हुए थे. तो इस टाइप से अब कुछ मीटिंग का हॉल था, वर्साइल्स मीटिंग का, जहाँ पे हर स्टेट के पास कितने वोट थे, 1 वोट था. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे टॉपिक क्या है, टैक्स को इंक्रीज़ करना है. किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के ऊपर. तो इस पर जब उनसे जब सजेशंस लिए जाएंगे, देन ऑफ कोर्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का वोट है वो किस में जाएगा, फेवर में जाएगा उस डिसीजन के. क्यों, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उन्हीं का भला हो रहा है. कैसे, मतलब इनको कोई काम करने की नीड नहीं थी, ना इनको कोई टैक्स देना था. तो यही तो मैटर था यहाँ का कि वो टैक्स उनको इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो ऑफकोर्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का वोट होगा वो इस डिसीजन के फेवर में जाएगा. बट थर्ड स्टेट के मेंबर्स को ये चीज़ ऑफकोर्स नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है. सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के ऊपर. सो अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स का पॉइंट था यहाँ पे, वो था कि ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट हैज़ 1 वोट. मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स कितने हैं, 300, सेकेंड स्टेट के कितने हैं, 300, और थर्ड स्टेट के जस्ट उन दोनों को ऐड करके हैं, यानी कि 600. तो ये इनकी डिमांड ये थी कि हर एक पर्सन के पास 1-1 वोट हो. तो क्या होगा, उससे हो सकता है कि डिसीजन इनके फेवर में भी चला जाए, है ना. क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सारे ही लोग ऐसे होंगे जो इस डिसीजन से एग्री करते होंगे. अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी हम बहुत सारे फिलोसोफर्स के, कुछ थिंकर्स के नेम डिस्कस करेंगे जो नोबिलिटी और क्लर्जी से बिलोंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट दे वर्क फॉर द फेवर ऑफ थर्ड स्टेट के फेवर में वो काम करते हैं. दैट्स वाई. तो इनकी डिमांड ये थी कि वो हर एक पर्सन के पास 1 वोट हो. एंड ऑल्सो ये जो वर्साइल्स मीटिंग है ना, ये लास्ट टाइम, मतलब अभी तो ये 1789 की बात हो रही है, लेकिन जो इसके पहले जब ये मीटिंग अरेंज की गई थी वो हुई थी 1614 में. तो यहाँ इसके बाद डायरेक्टली अब 1789 में ये मीटिंग अरेंज की गई थी फॉर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट द टैक्स इंक्रीमेंट ओवर द थर्ड स्टेट. तो यहाँ पे हर एक मेंबर के पास 1 वोट चाहिए था, किसको, थर्ड स्टेट के लोगों को. तो वो किंग को मंजूर नहीं था. किंग डोंट वांट टू डू दिस कि हर एक मेंबर के पास 1-1 वोट हो. एंड ऑल्सो जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, ये पूरे थर्ड स्टेट के लोगों की तरफ से 40,000 लेटर्स लेके गए थे, जिसमें कुछ डिमांड्स लिखी थी जो उन्हें चाहिए, कुछ नीड्स, कुछ डिमांड्स, कुछ इम्प्रूवमेंट इस सोसाइटी में चाहिए. तो 40,000 लेटर्स थे. तो यहाँ पे इनको पढ़ने वाला कोई नहीं था, तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. तो क्या हुआ, थर्ड स्टेट के मेंबर्स वर्साइल्स की मीटिंग से निराश होकर क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. एंड उसके बाद क्या होता है, तो बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द थर्ड स्टेट मेंबर्स. उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उन फिलोसोफर्स और थिंकर्स के बारे में विच वर वेरी फेमस और जिनके आइडियाज़ अभी भी इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं. फिलोसोफर्स ड्यूरिंग 1789. ओके,
1789 के टाइम पीरियड में जो फिलोसोफर्स थे वो कौन कौन से थे? तो जो 3 सबसे फेमस नाम आते हैं, उन 3 फेमस नाम में सबसे पहला आता है जॉन लॉक, दूसरा नाम आता है रूसो, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? रूसो होता है, एंड द थर्ड वन इज मॉन्टेस्क्यू। तो ये कुछ 3 फिलोसोफर्स के नाम हैं जो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या थे, फायदे, मतलब काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट के बारे में इन्होंने लोगों को आइडियाज़ दिए। कौन से लोगों को? थर्ड स्टेट के मेंबर्स को काफ़ी सारे चेंजेस के बारे में आइडिया दिए ताकि वो क्या हो कि उस सोसाइटी में डेवलपमेंट आए। सो कैसे आइडियाज़ दिए होंगे? तो इनकी अपनी अपनी एक बुक्स है, जिन बुक्स में इन्होंने जिक्र कर रखा है कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। सो अब कौन कौन सी बुक्स थी? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज जॉन लॉकीज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक का नाम है रिटन बाय द जॉन लॉक, जिसमें इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस कर रखा है। नाउ द सेकंड वन इज रूसो। सो रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक की काफ़ी फेमस, ये बुक इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें क्या रखा था इन्होंने कि नॉबिलिटी और जो क्लर्जी के लोग हैं इनको कोई बर्थ राइट नहीं है, मतलब बर्थ से वो नॉबिलिटी और क्लर्जी नहीं हो सकते, मतलब उन्हें डायरेक्टली गॉड ने उनको ये पावर नहीं दी है कि उनको रूल करना है किस पे, हमारी कंट्री पे, दैट इज़ नॉट देयर बर्थ राइट। तो ये लाइन जो थी वो रूसो की बुक की बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड ऑल्सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन तीनों के ऊपर, मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड द थर्ड वन इज मॉन्टेस्क्यू। सो मॉन्टेस्क्यू की बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज ऑल्सो प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर टुडे सोसाइटी, कि इंडिया में जो स्पिरिट ऑफ लॉज है मतलब इसका बहुत ही बड़ा रोल है, अभी भी चलता है। तो जो 3 फेज सिस्टम है ना, जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सो ये जो तीनों हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सो इसका आइडिया कहाँ से आया? मॉन्टेस्क्यू की इस बुक स्पिरिट ऑफ लॉज से आया, और इसको सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन सी थी? यूएसए। यूएसए ने इस फॉर्म को सबसे पहले अडॉप्ट किया और आज ये हमारे इंडिया में भी रोल प्ले करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पॉइंट टू बी नोटेड, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन ऑफ कोर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 3 फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। एंड ये कहाँ के बिलोंग करते थे? ये थे नॉबिलिटी में से कुछ थे थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे मेंबर्स थे। तो ये किसकी फेवर में वर्क कर रहे थे? द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। नाउ अब हमारी डेट शिफ्ट होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो मीटिंग हुई थी वो 5 मई 1789 में क्या हुई थी? वर्साइल्स की मीटिंग। अब नेक्स्ट डेट शिफ्ट होती है 20 जून 1789। ये जो सारे जितने भी मेंशन डेट है ये सब किस ईयर की बात हो रही है? 1789 की। 20 जून 1789 में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट, यू ऑल नो अबाउट द गेम टेनिस। तो एक इंडोर टेनिस कोर्ट में ये सारे लोग, कौन से लोग? जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, यही उनका नेक्स्ट स्टेप होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेनिस कोर्ट। तो ये इस टेनिस कोर्ट में आते हैं कौन से? वो जो 600 लोग थे जो उस मीटिंग से वापस आ गए थे। तो क्या होगा? यहाँ पे एक स्टेज होगा जहाँ पे कुछ 2 लोग थे जो इस पूरी असेंबली को कमांड कर रहे थे, और ये 2 लोग काफ़ी फेमस नाम है इनके भी, मिराबे एंड अबेसाइज। अबेसाइज या अबेसाइज, प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है, इसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। मिराबे और अबेसीज एंड ओके, सो ये दोनों थे जो जिनके लीड रोल, जो यहाँ पे लीड रोल प्ले कर रहे थे। ओके, सो मिराबे एंड अबेसीज यहाँ पे लीड रोल प्ले कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे यहाँ पे? इन्होंने क्या किया? एक ओथ ली या फिर एक प्लेज ली कि यहाँ पे क्या करेंगे? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके थ्रू किंग की पावर कम की जाएगी। जो मोनार्क की पावर है हमारी कंट्री में उसको ये कम करने का सोच रहे थे थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे ये ओथ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। कहाँ की बात है? ये वर्साइल्स की बात है। वर्साइल्स जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, तो ये बात है वर्साइल्स की। तो अब हम बात करें फ्रांस पूरी कंट्री की, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस में सिर्फ एक ही जगह है वर्साइल्स, वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं। तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। तो अब हम बात करें पेरिस का क्या सीन था। तो यहाँ पे 20 जून 1789 यहाँ पे क्या हो रहा था? इन्होंने ओथ लिया कि अभी क्या करेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे किंग की पावर को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा था फ्रांस में। तो
अलग अलग जगहों की कंडीशन को देखेंगे और फिर कंपैरिजन भी हम देखेंगे पेरिस, ठीक है। सो अब हम इन पे कंपैरिजन भी चेकआउट करेंगे। तो वर्साइल्स में क्या हो रहा था, वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी आगे बढ़ गई थी यहाँ की जो मतलब कंडीशन है ना यहाँ पे फ्रांस की, देखो कैसे कैसे चेंज होगी। पहले हम डिस्कस किया कि बेचारे थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो दबे ही रह जाते थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि कितना चेंज आ गया पहले से और अब में। अब यहाँ देखो वर्साइल्स में क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे, जो थोड़े पढ़े लिखे, ये क्या करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो उन 3 फिलोसोफर्स ने दिए थे, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, उन चीज़ों का भी यूज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग करने वाले हैं। तो अब हम बात करें पेरिस में क्या हो रहा है। सो अब पेरिस की बात करें हम, तो पेरिस में क्या हो रहा है ना, तो पेरिस में जैसे कि पेरिस में बेस्टाइल प्रिजन थी और हमने चैप्टर के जस्ट स्टार्टिंग ट्रेलर में ही देख लिया था कि डेट क्या थी, वो 14 जुलाई 1789 की वो डेट थी जहाँ पे क्या हुआ था, बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक किया था। किसने, थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे। अब ये क्यों किया था, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उस पूरे कंप्लीट स्टोरी को कि आखिर ये हुआ क्यों था। तो बेस्टाइल प्रिजन जो पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस की करंट टाइम में क्या है, कैपिटल है। तो पेरिस में क्या कंडीशन थी, तो यहाँ पे कंडीशन ये थी ना कि यहाँ पे जो वेदर था, सबसे पहले हम बात करें यहाँ के वेदर कंडीशन की, तो वेदर कंडीशन काफ़ी कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। अब यहाँ पे कई बार सूखा भी पड़ गया था, ड्रॉट जिसको हम इंग्लिश में करते हो, इंग्लिश में पढ़ते हैं, और हिंदी में हम इसे सूखा पड़ना जो कहते हैं ना वो। तो यहाँ पे पेरिस में जो एक तरह से आप कह सकते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब एक साथ पेरिस पे आ गई थी, यानी कि पूरी फ्रांस पे ही आ गई थी, जिसके थ्रू इस रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। तो अब यहाँ पे वेदर कैसा था, कोल्ड था, बहुत ही ठंड पड़ रही थी कहाँ पे, पेरिस में, और यहाँ पे कई बार सूखा पड़ गया, जिसके थ्रू वहाँ की क्रॉप्स जो थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। तो अब क्या हो गया, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, है ना। पॉपुलेशन हमने डिस्कस किया था कि 1715 में 2.3 करोड़ थी, बट 1789 आते आते क्या हो गई, वो 2.8 करोड़ हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट 50 लाख तक पॉपुलेशन या फिर 5 करोड़ तक पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे तो एक काफ़ी बड़ी बात थी कि इतनी पॉपुलेशन रेज हो गई है और यहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ रही है। फूड की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे फूड है कहाँ, क्योंकि सब तो बर्बाद हो गया, ड्रॉट पड़ गया, ठंडा वेदर, उसके थ्रू क्या हो गया कि सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, यानी कि फूड का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो दुकान वाले लोग, जो बेकरी है वगैरह, बेकरीज में जो लोग हैं, जो बेकरीज के मालिक हैं कह सकते हो आप, वो दुकान नहीं खोल रहे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, जब एकदम भूखमरी की टाइम आ जाएगा ना पेरिस में, जब लोगों को खाने की बिल्कुल ही स्कैरसिटी पड़ जाएगी, तब जाके तब जाके वो क्या करेंगे, उस शॉप्स को ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा रेट में वो क्या बेचेंगे, उन चीज़ों को बेचेंगे, उन बेकरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा रेट में बेचेंगे। तो ये उन्होंने ऐसा सोच रखा था। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे बात आती है विमेंस की। तो वहाँ की जो विमेंस थी, कहाँ की, पेरिस की, वो सड़कों पे उतर आई, इन्होंने बेकरीज पे अटैक कर दिया। ये भी हमने डिस्कस किया था इन द ट्रेलर लास्ट वीडियो में। बेकरीज पे अटैक कर दिया, किसके लिए, जस्ट फॉर द फूड। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिस में विमेंस का अटैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बिगड़ती कंडीशन को देख के क्या किया किंग ने, अपने ट्रूप्स को, यानी कि अपनी सेना को कहाँ भेज दिया, पेरिस में, ठीक है। तो अब ये एक रूमर स्प्रेड हो गया पूरे पेरिस में कि वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लोगों पे अटैक करने वाले हैं। तो लोगों ने सोचा कि चलो हम पहले ही उन पे अटैक करेंगे, इससे पहले वो हम पे अटैक करें, हम उनसे पहले अटैक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिया। वहाँ की जो जेल थी, यानी कि वो किंग की एक जानी मानी बिल्डिंग थी, उन्होंने उसे तोड़ दिया। इससे क्या पता चलता है, मतलब इस चीज़ से किंग को मतलब एक अंदाज़ा लग सकता है कि नॉर्मल लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने इतना दबाव बना रखा था। उन्होंने किंग की एक बिल्डिंग को तोड़ के क्या, मतलब एक तरह से किंग को चुनौती दे रखी थी कि अब हम कुछ भी कर देंगे, अब तुम हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, सारा बर्डन हमारे ऊपर नहीं आ सकता। तो उन्होंने बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिया, वहाँ के हथियार लूट लिए, और वहाँ का जो कमांडर था उसे भी मार दिया, और 7 प्रिजनर्स जो थे, जो कैदी थे, उनको आज़ाद करा लिया। अब इतना सब हो गया कहाँ, पेरिस में। अब ये पेरिस तो क्या है, वहाँ पे एक काफ़ी मॉडर्न कंट्री है, मॉडर्न जगह है। अब हम बात करें वहाँ के विलेज एरिया में क्या हो रहा था। तो विलेज एरिया में भी सेम क्रांति ने जन्म ले रखा था, वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही थी कि अब हमारे फ्रांस में डेवलपमेंट आएगा। तो यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हो क्या हो रहा है, त्राही मची हुई है पूरे फ्रांस में, मतलब सब किंग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब किंग को क्या करना था, अब किंग को कुछ नहीं करना था, किंग को अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। सब किंग ने क्या कर लिया, सरेंडर कर लिया। अब क्या होता है,
सो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, किंग सरेंडर कर लेता है। ठीक है, अब सरेंडर के बाद की हम बात करें तो जून जुलाई, अब उसके बाद क्या आएगा, अगस्त। तो हर मंथ में कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो बात करें हम अगस्त में क्या हो रहा था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है ओवर दी NCERT ऑल्सो, और जितनी भी एडिशनल बुक्स हैं 4 अगस्त 1789 के डेट मेंशन है, जहाँ पे किंग ने क्या किया, ठीक है अब हम आपकी बात मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात मानने का क्या मतलब, सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, ऑफकोर्स अपने ऊपर टैक्स कम कराया होगा। टैक्स कम कराया तो उन्होंने किंग से कहा कि हमारा ये टैक्स कम करो। तो वहाँ पे हमने 2 टाइप के टैक्स डिस्कस किए थे, तिथीज और टाइले। तो उसमें तिथीज जो टैक्स था, जो चर्च लगाती थी, जो क्लर्जी थे फर्स्ट स्टेट के लोग, वो लगाते थे जो टैक्स तिथीज, उसको हटाने की डिमांड की गई, वो किंग ने मान लिया। यानी कि ये वाला टैक्स थर्ड स्टेट के ऊपर से हट गया। अब जो चर्च ने जितनी भी ज़मीन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2% लैंड किसके पास थी, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के पास, और बाकी 98% लैंड थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास। तो जो लैंड थी चर्च के पास, क्लर्जी वाले लोगों के पास, वो लैंड कॉन्क्यूर कर लेगी, यानी कि जब्त कर ली गई, किसके थ्रू, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के थ्रू। तो अब आप देख सकते हो कैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थर्ड स्टेट के आगे कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक डेट थी 4 अगस्त 1789, रात की बात है वहाँ पे। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो अब हमारा सीन शिफ्ट होगा, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी मोनार्की अबॉलिश नहीं होगी, मतलब फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बुक में, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज द पार्ट 3, उसका थर्ड लेसन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड लेसन है, जिसमें है क्या कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का शब्द समझो तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली मोनार्क रूल, यानी कि किंग का तो रूल चलेगा लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो लोग थे ना, वो जो 600 टेनिस कोर्ट वाले, उनको लगे 2 साल, यानी कि 1791 में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया, जिसके बेसिस पे क्या था कि वो लोग क्या करेंगे, किंग की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा नीचे रखेंगे और किंग की पावर पे कंट्रोल लगाएंगे। सो अब हम बात करें कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन किया था। सो इफ़ यू हैविंग द हिस्ट्री बुक, तो उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा। हिस्ट्री की बुक में क्लास 9 की हिस्ट्री बुक है, जिसमें पेज नंबर 10 है, उसमें आपको एक डायग्राम मिल जाएगा। उस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो ना, मतलब उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी उस पिक्चर में। उसमें क्या दिखा रखा है कि उसमें किस टाइप से उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर रखा था। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा जुडिशरी, यानी कि किसका ले रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ को ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सबसे टॉप पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या मेंशन हो रखा है, जुडिशरी में यहाँ पे आपको जज दिखेगा, दैट इज जज। एग्जीक्यूटिव में क्या है, किंग दिखेगा, है ना, एग्जीक्यूटिव में क्या है, किंग। और लेजिस्लेटर में क्या है, नेशनल असेंबली, क्या है, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं उसमें, 745 मेंबर्स, 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली किस में आ रही है, लेजिस्लेचर में। अब हम देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एक डायग्रामेटिक वे में मैं आपको शो करती हूँ। ओके, सो हियर इज समथिंग अ रफ स्केच। सो आई विल प्रेफर यू टू यूज योर NCERT बुक फॉर द डायग्राम, उससे आप इसको कनेक्ट करना, ठीक है। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई हैड क्रिएटेड दिस। तो इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव आप देख सकते हो। और इसमें जो सिटीजन्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स में क्या थे, 28 मिलियन पीपल्स थे। किसमें, एक्टिव सिटीजन्स में मीन्स टू से दैट, मतलब जो 28 मिलियन पॉपुलेशन थी ना, उसमें से 4 मिलियन लोग, यानी कि आप इसको इनडायरेक्टली देख लो तो 4 मिलियन लोग थे किसमें, एक्टिव सिटीजन के फेस में। बाकी सब किसमें आते थे, पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन में क्या क्या आते थे, विमेंस, मैन बिलो 25 ईयर्स एंड हु डोंट गिव द टैक्सेस, और चिल्ड्रंस। तो ये सब आते थे पैसिव सिटीजन में। और एक्टिव सिटीजन में आते थे मेंस अबव 25 ईयर्स। एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। आते कौन थे, सिर्फ मेंस, नॉट विमेंस। तो यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेंस अबव 25 ईयर्स। और सिर्फ इतना ही कंपल्सरी नहीं था, उसमें एक चीज़ और कंपल्सरी थी कि वो टैक्स देने चाहिए। कितना टैक्स, अबाउट द 3 days ऑफ अ लेबर वेजेस। मतलब एक वहाँ पे जो लेबर वेजेस थी ना फ्रांस में, उसके 3 दिन के वेजेस की इक्वल टैक्स देना पड़ता था, देन यू विल बी एबल टू वोट। तब यहाँ थे एक्टिव सिटीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं गिवन है। अब यहाँ पे क्या है,
एक्टिव सिटीजन्स कुछ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, मतलब इन एक्टिव सिटीजन में यानी कि 4 मिलियन में से कुछ लोग इलेक्टर्स हो जाते हैं। मतलब कितने होते हैं इलेक्टर्स? 50,000 कौन होंगे? मेंस होंगे। तो यानी कि 4 मिलियन में से 50,000 मेंस इसमें से आते थे, किसमें से? एक्टिव सिटीजन में से, जो इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली को, जिसमें कितने आते थे? 475 मेंबर्स। यानी कि इसी में से 475 मेंबर्स नेशनल असेंबली में आ गए। ये कंट्रोल करते थे किसको? मिनिस्टर्स को, किंग के मिनिस्टर्स को और किंग की पावर को। और किंग के पास एक वेटो पावर थी। व्हाट इज दिस वेटो पावर? कि अगर नेशनल असेंबली कोई लॉ पास किया या फिर कोई नया कानून वगैरह पास करती है नेशनल असेंबली, तो अगर उसका विरोध करना चाहे तो किंग कर सकता है। बट यहाँ पे ऑफकोर्स ये किससे छोटा रहेगा? नेशनल असेंबली, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से छोटा ही रहने वाला है। तो यानी कि किंग की पावर में तो क्या हो गया है? एक लिमिट लग गई है। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि किंग की पावर को कम किया। 2 साल लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो यहाँ पे लगभग हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रांस सोसाइटी कैसे हो गई थी? अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई थी, जहाँ पे किंग की पावर में कंट्रोल लगा दिया गया। सो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे किंग की कंडीशन क्या होगी? सो अब किंग तो यही चाहेगा कि ये लोग अब हट जाए, क्योंकि मेरी पावर तो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। पहले क्या था, वो उनके दबाव में आना पड़ा, थर्ड स्टेट के लोगों को इस दबाव में आना पड़ा। किसको? किंग को। बट अब किंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब किंग ऑफ कोर्स उनको हटाने की सोचेगा। सो अब ये आगे क्या हुआ इस स्टोरी में, वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक दिस वीडियो इज अबाउट ऑफ 20 minutes, राइट? सो दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो। हैंस